इसरो ने किया पुष्पक का सफल परीक्षण। इसरो को आज बड़ी सफलता मिली। दरअसल इसरो की रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक का परीक्षण सफल रहा है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में शुक्रवार की सुबह इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक सफलतापूर्वक ऑटोमेटिक तरीके से रनवे पर लैंड हुआ। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग पर इसरो ने बयान जारी कर बताया कि इस तकनीक के मामले में इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो इससे पहले भी 2 बार रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग करा चुका है। बीते साल इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के परीक्षण के दौरान RLV को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। परीक्षण के दौरान RLV ने सफलतापूर्वक रनवे पर लैंड किया। RLV ने ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम की मदद से सफल लैंडिंग की। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग से इसरो द्वारा विकसित की गई तकनीक जैसे नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम, लैंडिंग गियर और डिक्लेरेशन सिस्टम की सफलता पर भी मुहर लग गई है। इसरो चीफ ए सोमनाथ ने बताया कि भारत के अंतरिक्ष मिशन को किफायती बनाने के लिए पुष्पक लॉन्च व्हीकल को भारत में बनाना एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण कदम था। ईडी ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। तलाशी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वह पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दरअसल 2 नवंबर से 21 मार्च के बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेजे थे, लेकिन केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। वहीं जब उन्हें 9वां समन मिला तो वह इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनके द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि अगर वह पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अब गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। शिकागो से राम मंदिर रथ यात्रा की शुरुआत। अमेरिका के शिकागो से सोमवार को राम मंदिर रथ यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा अगले 7 दिनों में 8,000 से भी अधिक मील की दूरी तय करते हुए 48 राज्यों के 851 मंदिरों तक जाएगी। रथयात्रा का आयोजन करने वाले विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका के महासचिव अमिताभ मित्तल ने बताया कि टोयोटा सिएना वैन के ऊपर बने रथ में भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां होंगी। उनके साथ अयोध्या के राम मंदिर से विशेष प्रसाद और प्राण प्रतिष्ठा पूजित अक्षत का कलश ले जाया जाएगा। रथयात्रा 25 मार्च को अमेरिका के शिकागो से शुरू होगी और करीबन 8,000 मील की दूरी तय करेगी। यात्रा के दौरान अमेरिका के 851 मंदिरों और कनाडा के 150 मंदिरों का दौरा किया जाएगा। कनाडा में होने वाली रथ यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ऑफ कनाडा ने किया है। हिंदू मंदिर सशक्तिकरण परिषद की तेजल शाह ने कहा, इस रथ यात्रा का उद्देश्य लोगों को हिंदू धर्म के बारे में जागरूक करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है। यह यात्रा सभी हिंदुओं को एकजुट होने का मौका दे रही है। उन्होंने आगे कहा, हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रसार करने के अभियान में एकजुट होना बहुत जरूरी है। देश का सबसे बड़ा पुल निर्माणाधीन पुल गिरा। सुपौल और मधुबनी जिले को जोड़ने के लिए कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया। इसमें दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 9 से ज्यादा मजदूर घायल है। 3 से 4 मजदूर गार्डर के नीचे दबे हुए भी है। एक बार फिर से बिहार में पुल हादसे के बाद विपक्ष और जनता पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोगों ने पुल निर्माण कंपनी के इंजीनियर को कई बार कहा कि गुणवत्ता ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी। नतीजा आज सबके सामने है। वही सुपौल के जिलाधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। सदर एसडीएम इंद्रवीर कुमार ने कहा कि मधुबनी के भेजा से क्रेन आ रही है। गार्डर उठने के बाद ही सारी बात स्पष्ट हो पाएगी।
केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के सबसे लंबे पुल का निर्माण हो रहा है। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर से ज्यादा है। अप्रोच रोड मिलाकर पुल की कुल लंबाई 13 किलोमीटर होगी। पुल निर्माण का काम ट्रांस रेल कंपनी करवा रही है। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में जेल में बंद एल्विश यादव के साथी हरियाणवी गायक फाजिलपुरिया से जल्द पूछताछ होगी। नोएडा पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फाजिलपुरिया को नोएडा पुलिस की तरफ से बुलाया गया है, लेकिन गिरफ्तारी की डर से पुलिस से संपर्क में नहीं है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही पुलिस एल्विश से जुड़े वीडियो व सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है। यूट्यूबर एल्विश की गिरफ्तारी के बाद उसके करीबियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस प्रकरण में ईश्वर विनय यादव के बाद फाजिलपुरिया का नंबर आ सकता है। अहम है कि प्रकरण में फाजिलपुरिया का नाम पहले ही सामने आया था। इस मामले में दावा किया गया था कि फाजिलपुर गांव में कई रेव पार्टी का आयोजित की गई थी। इसमें सांपों के साथ एल्विश ने कई वीडियो शूट कराए थे। फाजिलपुर गांव के इन वीडियो को भी पुलिस ने एल्विश की गिरफ्तारी का आधार बनाया था। नोएडा जोन के डीसीपी विद्यासागर मिश्र के मुताबिक मामले में जांच जारी है। अब तक इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भोजशाला का सर्वे रोकने संबंधी याचिका खारिज। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला का सर्वे आज से शुरू हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भोजशाला का सर्वे करेगी। इसका सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई की 20 सदस्यीय टीम भोजशाला पहुंच गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर भोजशाला का सच जानने के लिए सर्वे के लिए परिसर में आज से खोदाई शुरू होगी। बता दें कि भोजशाला को लेकर इंदौर में लगी एक याचिका पर सुनवाई के बाद इसी महीने में सर्वे के आदेश दिए थे। सर्वेक्षण के लिए भोजशाला के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एएसआई की टीम के साथ एएसपी, एडीएम, एसडीएम और सीएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा 175 से अधिक पुलिस जवान भोजशाला परिसर के आसपास किए गए तैनात गए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा और आशीष गोयल भी टीम के साथ भोजशाला पहुंचे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से यहाँ कोई मौजूद नहीं है। रमजान महीने का आज दूसरा शुक्रवार है और सर्वे भी शुरू हो रहा है। ऐसे में विशेष एहतियात भी बरती जा रही है। सर्वे का असर जुमे की नमाज पर नहीं होगा। नमाज पढ़ने आने वाले लोगों को भोजशाला में प्रवेश दिया जाएगा। कई गुना कम हो गई है भारत में प्रजनन दर। पिछले एक दशक में वैश्विक स्तर पर प्रजनन से संबंधित समस्याएं काफी तेजी से बढ़ती देखी जा रही है। भारत में भी इसका जोखिम बढ़ा है। इसी को लेकर द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित हालिया शोध में विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए सभी लोगों को अलर्ट किया है। अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1950 की तुलना में भारत में प्रजनन दर काफी घट गई है। इतना ही नहीं, अगले 2 दशकों में इसमें और भी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के साथ कई प्रकार के पर्यावरणीय कारकों को वैज्ञानिकों ने इसके लिए जिम्मेदार माना है। वैश्विक शोध की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर 1950 में लगभग 6.2 थी, जो साल 2021 में घटकर 2 से कम हो गई है। वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि जिस तरह की ये गिरावट जारी है, ऐसे में ये दर साल 2050 तक और घटकर 1.29 और साल 2100 तक 1.04 रह जाने की आशंका है। ये संख्याएं वैश्विक रुझानों के अनुरूप पाई गईं, जहां कुल प्रजनन दर TFR 1950 में प्रति महिला 4.8 बच्चों से अधिक थी, जो कि 2021 में गिरकर 2.2 बच्चे प्रति महिला रह गई है। बदायूं केस में चौंकाने वाला खुलासा। बदायूं पुलिस के कब्जे में आने के बाद हुई पूछताछ में जावेद ने खुद को निर्दोष बताया, वही साजिद को हत्यारा बताया। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि अब तक जावेद ने जो बताया है, हम उसका क्रॉस चेक कर रहे हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पुलिस हर पहलू को खंगालेगी। सिर्फ बयानों से ही जांच पूरी नहीं होगी। एसएसपी ने कहा कि
जैसा जावेद ने पुलिस को बताया कि उसके मुताबिक विनोद के घर के सामने दोनों भाई करीब 4-5 साल से सैलून की दुकान चला रहे थे। साजिद का विनोद कुमार के घर आना जाना था। 19 मार्च को उसकी तबीयत खराब थी, हालांकि उसने दुकान पर आकर बाल काटे थे। इसके बाद दोनों भाई सखानू चले गए। एसएसपी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर जावेद का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा, सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। मामले की तह तक जाने के लिए किसी भी तथ्य या बिंदु को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लोकायुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को परामर्श प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन तय करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष के बीच परामर्श होना चाहिए। कोर्ट ने परामर्श प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश तय करने की बात कही है। बता दें कि 10 मार्च को पूर्व न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई थी। वर्तमान लोकायुक्त एनके गुप्ता का कार्यकाल पिछले साल 17 अक्टूबर को ही पूरा हो गया था, लेकिन अब तक नए लोकायुक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी।